जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, जिसमें हमारा फ्रांसीसी क्रांति इस फ्रांसीसी क्रांति को हमने पिछली 2-3 कक्षाएं भी में पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने वहां पर जितनी घटनाएं हुई थी उन सारी घटनाओं के बारे में वहां पर हमें भली भांति जानकारी प्राप्त है। ठीक, और उसके पीछे का कारण भी पता है कि आखिर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस क्रांति के पीछे का कारण क्या था। ठीक, हमने भली भांति इन सारी चीजों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से इसको, जैसे एग्जाम में अगर आ जाता है तो ठीक, तो जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर हमने कहानी समझा है लेकिन उसको सजाना नहीं देखा। ठीक, सजाने का मतलब क्या है कि हम लोग हेडिंग बाई हेडिंग देखना है। ठीक, तो इसकी जो क्रांति की शुरुआत होती है तो जिसका जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक, तो इसके पीछे का कारण हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति जो कि 14 जुलाई 1789 में हुआ और उसके पीछे का कारण ये था कि 1774 में फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां बैठता है और वो बैठता है तो उसके पश्चात वो विवाह करता है और विवाह करने के बाद में फिर वो जाके ब्रिटेन से युद्ध करता है और तो और वो जो है टैक्स बढ़ाता है और टैक्स बढ़ाने में कुलीनों ने विरोध किया। कुलीनों के अधिकारों को कम किया गया, फिर उन अधिकारों को कम करने की वजह से फिर उनका विरोध हुआ और फिर विरोध में धीरे धीरे जो है क्रांति फैली और फैलने के बाद में फिर वर्साई से क्रांति धीरे धीरे पेरिस की ओर कूच करना, लोग उससे आके जुड़ते गए और क्रांति जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी व्यापक क्रांति के रूप में लोग इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया और वो बास्तिल के किले को तोड़ा और साथ ही साथ जितने भी राजा की जो असमानता वाली जितने भी कानून थे उन सबको वहां पर क्रांतिकारियों ने आंदोलन करके उसको समाप्त किया और उसके बाद में फिर एक नई व्यवस्था की शुरुआत की कि सबको समानता का अधिकार मिले। ठीक, उसी में देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति के पीछे का मुख्य कारण, इसको हम लोग यहाँ पर कई भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है सामाजिक कारण। ठीक, सामाजिक कारण। ठीक, अच्छा, सामाजिक कारण है और आर्थिक कारण है। सामाजिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण, उसके बाद में राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण के बाद धार्मिक कारण और दार्शनिक प्रभाव, और तत्कालीन कारण। ठीक, तत्कालिक कारण, ये थे फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण, जो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, दार्शनिक प्रभाव और तत्कालिक कारण। ठीक, अब इन सारे कारणों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, बस यहाँ पर हमको ये देखना है कि सामाजिक कारक में कौन कौन से कारक आएंगे, आर्थिक कारक में कौन से कारक होंगे, राजनीतिक में होंगे। हमने सबको एक साथ पढ़ लिया है। ठीक, अभी तक जितने लोगों ने पिछली क्लास किया है वो इन सारी चीजों के बारे में जानते होंगे। जैसे जैसे यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखते जाएंगे सारे लोगों को अपने आप वो दिमाग में आता जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक, तो राजनीतिक का इसमें सामाजिक कारण कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सामाजिक कारण के सबसे पहले देखेंगे इसमें सामाजिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, जिसमें सामाजिक कारण में सबसे पहला है जनसाधारण। ठीक, जनसाधारण वर्ग, फिर पादरी वर्ग और मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग। ठीक,
चीजों जो यहाँ पर अब एक एक यहाँ पर ये जो डिफाइन किया जाएगा कि जनसाधारण वर्ग क्या है, पादरी वर्ग क्या थे, और मध्य वर्ग कौन सा है, कुलीन वर्ग क्या है। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में, इन सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर राजनीतिक कारण देखा जाएगा, आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण। जनसाधारण वर्ग यानी जो मध्य वर्ग था, इसी मध्य वर्ग का जो मध्य वर्ग थे, यही सारे थे जनसाधारण वर्ग। ठीक, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप था, एक जनसाधारण मध्य वर्ग का एक ही शाखा थी कि इसमें जनसाधारण में सारे लोग एक साथ आए, क्योंकि जनसाधारण में कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग दोनों ने एक साथ मिलकर जो है कर का बहिष्कार किया था। याद होगा कि सबसे पहले कुलीनों का अधिकार खत्म किया गया। ठीक, कुलीनों का अधिकार जब खत्म किया गया था तो जनसाधारण यानी इन दोनों ने इनका अधिकार खत्म किया गया, और फिर एक सभा बुलाई गई थी, और उस सभा में याद करिए पिछला क्लास, जिस सभा में 300 लोगों को, कुलीन वर्ग को और 300 पादरी वर्ग के लोगों को बुलाया गया, बीच में राजा साहब बैठे थे, और 600 मध्य वर्ग के लोगों को पीछे खड़ा किया गया था, और फिर वहीं एक नया कर का प्रस्ताव रखा गया था, जो दोनों में बात नहीं बनी, और वहीं से जो कि एक एक मत को लेकर विवाद था, लेकिन इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक मत, और इसी से ये बहिष्कार करते हुए आगे बढ़े, और फिर वो सभा विघटित कर दिया गया था। ठीक, तो पादरी वर्ग स्वयं जो है ये सरकार को टैक्स नहीं देता था, बल्कि ये मध्य वर्ग से ये लोग टाइद नामक टैक्स वसूलते थे, और टाइद नामक टैक्स वसूलते थे, और इनका जीवन बहुत भोग विलास पूर्ण होता था। इनकी अपनी जो है चर्च की अपनी अलग सरकार होती थी, और तो और ये लोग जो है जो उच्च पादरी वर्ग होते थे, इनका जीवन बहुत ही भोग विलास पूर्ण होता था, टैक्स नहीं देते थे, इनका अलग अपनी कर्मचारी होते थे चर्च के। ठीक, उसके बाद में कुलीन वर्ग, ये लोग भी सामंती टैक्स वसूलते थे, मध्य वर्ग से ये लोग भी टैक्स वसूलते थे, तो ये लोग सामंती टैक्स वसूलते थे, ये लोग टाइड टैक्स वसूलते थे, और दोनों के दोनों मध्य वर्ग से वसूलते थे। और मध्य वर्ग, अब ये लोग भी टैक्स नहीं देते थे, ना तो ये लोग टैक्स देते थे, उल्टा ये लोग टैक्स लेते थे मध्य वर्ग से, और इसी के चलते जो है आगे जो है विरोध किया इन लोगों ने, और आगे चलकर जो क्रांति का कारण बना। ठीक, तो ये था सामाजिक कारण। उसके बाद में आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण क्या थे, जिसमें व्यापारिक और व्यवसायिक कठिनाइयां थी। व्यापारिक एवं व्यवसायिक कठिनाई, इसको साथ साथ सारे लोग नोट करते हुए चलें, और पिछला क्लास जरूर देखें, क्योंकि अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं, इतिहास है, हम पहले ही बता रहे हैं, इतिहास में एक भी चैप्टर, एक भी क्लास मिस नहीं करना। बीच से देखोगे कभी नहीं समझ में आएगा। नहीं देखे हो वापस जाइए, पहला क्लास देखिए। गारंटी लेते हैं हम कि अगर पूरा क्लास इतिहास का अगर पूरा देख लिए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मिलिए हमसे, पूरा एकदम समझ में आएगा। लेकिन जब बीच बीच से देखेंगे, भाग जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, 2 मिनट फिर भाग जाएंगे, फिर कि हम जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसको पूरा पढ़िए और आराम से समझ के पढ़ते चलिए। ठीक, उसके बाद में इसको भी एक ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के कारण में सामाजिक कारण ये जनसाधारण वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग था। आर्थिक कारण में व्यापारिक और व्यवसायिक कठिनाइयां आती थी, क्योंकि इसमें आर्थिक कारण यही थे कि उस समय जब ये क्रांति की घटना घटित होने की पहले की अवस्था 1774 में जब लुई 16वां गद्दी पर बैठता है, तो बैठने के पश्चात यहाँ पर देखते हैं कि जब उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 12 अरब लिब्रे का कर्जा जब बढ़ता है लुई 16वें के ऊपर, तो वहां पर कर में वृद्धि किया जाता है। जैसे ही कर में वृद्धि करते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए महिलाओं का भी यहाँ पर पाव रोटी के लिए संघर्ष देखा गया है कि महिलाओं ने भी जो ब्रेड की दुकान पे लाइन लगाई हुई थी, और कुछ वहां पर महंगाई का फायदा उठाते थे, और वो अपना जमाखोरी में जुटे हुए थे, तो महिलाओं ने दुकान पे हमला बोल दिया, और फिर दुकानदारों को मारा पीटा भी। तो इसलिए जो है यहाँ पर व्यापारिक और व्यवसायिक कठिनाइयां भी एक प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के एक तरीके से कारण थे। ठीक, उसके बाद फिजूल खर्ची। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट है फिजूल खर्ची।
फिजूल खर्ची यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था, राज परिवार के ज्यादा बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची किया गया, जिससे कि राजकोष खाली हो गया, क्योंकि राजा जब खर्चा करता था तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। उसके मंत्रिमंडल में जो भी पैसा खर्चा करते थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, और ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते थे। और मेरी हिंदू ने जो कि विवाह किए थे लुई 16वें ने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से, अब उनका नया नया विवाह हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी है, कितना भयानक उनका खर्चा रहा होगा। और इससे जो है इनकी फिजूल खर्ची की वजह से राजकोष खाली हो गया और जनता में आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा किसका था, जनता का था, यानी मध्य वर्ग का था। और उस मध्य वर्ग का पैसा ये अपना फिजूल खर्ची में उड़ाने लगे, जो है भोग विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। इससे इन लोगों में आक्रोश और बढ़ा और क्रांति का एक कारण ये भी बना। ठीक, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स थे ये सब क्रांति के कारण थे। ठीक, तो फिजूल खर्ची व्यवसायिक और व्यापारिक और व्यवसायिक कठिनाई हुआ, फिजूल खर्ची हुआ। ठीक, उसके बाद इसको नोट करते चलो, उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना, उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना। अच्छा, अभी ये भी बात हुआ है कि ना तो पादरी वर्ग का टैक्स देता था, ना तो कुलीन वर्ग देता था, बल्कि मध्य वर्ग था जो कुलीन वर्गों से ज्यादा सक्षम था, यानी इनसे ज्यादा ये लोग पढ़े लिखे भी थे, इनसे ज्यादा ये लोग धनी भी थे। लेकिन इन लोगों को केवल और केवल जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मिला था कि ये कुलीन परिवार में पैदा हुए हैं, बस इनको इसीलिए विशेषाधिकार दिया जा रहा था। ना तो ये लोग योग्य थे और ना ही धनी थे, और बल्कि ये लोग ज्यादा योग्य थे, ज्यादा धनी थे, लेकिन फिर भी ये इन लोगों के अंडर इन लोगों को रखा जाता था, इनसे ज्यादा महान समझा जाता था। इनकी स्थिति समाज में मध्य वर्ग से ज्यादा थी कुलीनों की। तो एक कारण ये भी था कि उच्च वर्ग कर से मुक्त थे, ये भी कर से मुक्त थे, ये भी कर से मुक्त थे। तो इन लोग जब कर नहीं देते थे तो राजकोष में पैसा आता नहीं था। ठीक, और तो और ये लोग अपना टैक्स वसूलते थे जो स्वयं खर्चा करते थे, यानी अपने वर्ग पे खर्चा करते थे। इससे इन लोगों में और ज्यादा आक्रोश भड़का, ये लोग ना तो कर देते हैं और ना ही ये लोग, और इनको विशेषाधिकार भी दिया गया है। तो क्रांति का एक कारण उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना भी था। ठीक, क्योंकि तत्कालीन कारण में भी अगर देखते हैं तो कुलीन वर्गों के ऊपर जैसे ही टैक्स लगाया गया था ये लोग तुरंत इसका विरोध किए थे, और वहीं से इन लोगों को भी मौका मिला और सारे लोग मिलके जो है इस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया। ठीक, उसके बाद बेकारी की भी समस्या थी उस समय, बहुत ज्यादा बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या, बेकारी क्या है, यानी बेकारी का तात्पर्य यहाँ पर ये है, यानी बेकारी बेरोजगारी, बेरोजगारी का एक रूप बेकारी है। ठीक, जहां पर उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा था, बेकारी यानी बेकार पड़े रहते थे घर पे, काम कोई नहीं था, क्योंकि अभी वहां ये वो समय था 1774 से 1789 के मध्य का टाइम पीरियड था, और उस समय बेकारी बहुत ज्यादा चरम पर था, क्योंकि अभी विवाह किए थे, बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्चा कर दिए, और उसके बाद में लुई 16वें ने विवाह किया था ना ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से, तो जब ये विवाह किए तो अपना बहुत ज्यादा पैसा विवाह में खर्चा कर दिए, युद्ध लड़े, बहुत ज्यादा कर्जा हो गए। अब कर्जा हो गए तो टैक्स बढ़ा दिए, अब लोगों का काम सब बंद हो गया, क्योंकि टैक्स ज्यादा हो गया तो काम बंद हो गया। अब जब काम बंद हुआ तो लोग बेरोजगार होने लगे, यानी बेकारी की भी समस्या होने लगी। अब जैसे बेकारी की समस्या में तो जो बेकार लोग थे उनको कोई काम था नहीं, उनको केवल विरोध करना था, अब वो भी लग गए। तो इससे जो है एक समस्या, यानी एक कारण बेकारी की समस्या भी आ गई सामने। ठीक, जनता का आर्थिक शोषण भी किया जाने लगा, जनता का आर्थिक शोषण भी किया जाने लगा, जनता का आर्थिक शोषण। ठीक, जनता का आर्थिक शोषण क्या है, यानी आर्थिक शोषण का तात्पर्य यही है कि इन लोगों के ऊपर ये लोग भी टैक्स लेते थे और ये लोग भी टैक्स लेते थे, और ये धार्मिक टैक्स लेते थे, ये सामंती टैक्स लेते थे। ठीक, और तो और सरकार ने उस
समय जब उनका राजकोष खाली हो गया, युद्ध लड़के आए, तो उन्होंने घोषणा किया कि हम और टैक्स बढ़ाएंगे। यानी ये लोग तो टैक्स देते नहीं थे और टैक्स बढ़ाएंगे किस पे? इन्हीं के ऊपर। अब इनके ऊपर यानी जनता का आर्थिक शोषण भी किया जाने लगा। अगर वो कहीं काम करते थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक, तो इससे जो है उनका आर्थिक शोषण भी हुआ। ठीक, तो जनता का आर्थिक शोषण भी एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के कारण बनी। ठीक, जो कि अभी ये टाइम पीरियड था 1774 से, लेकिन अब ये घटना पहले से घट रही है। पहले ही बताए थे कि कोई भी क्रांति हुई है दुनिया में, कोई भी क्रांति हुआ है, कोई भी बदलाव हुआ है, उसके पीछे की घटना बहुत ज्यादा लंबा संघर्ष का समय रहा होगा। उसका संघर्ष, उसका आंदोलन, पीछे का आंदोलन जो भी, जैसे भारत की आजादी देखो, तो भारत की आजादी का संघर्ष कितने वर्षों तक चला, उसके बाद जाके हमें आजादी मिली। उसी प्रकार से फ्रांस में भी जो आजादी लोगों को लोकतंत्र स्थापित की, उसके पीछे की घटना है ये घटना 1774 से जो थोड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लुई 16वां बैठता है गद्दी पे, और 14 जुलाई फाइनली जाके 14 जुलाई को इन लोगों का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और निकल पड़ते हैं सड़कों पे। ठीक, उसके बाद सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, अब उसके बाद में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे इनके? राजनीतिक कारण में थे लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा, घटना सभी को पता है, बस केवल यहाँ पर क्रमबद्ध है। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा, लुई 16वां 1774 में गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने के पश्चात ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से विवाह किया, और विवाह में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, और विवाह में 2 अरब लिब्रे का पहले से ये कर्जा थे, विवाह किया और ब्रिटेन से युद्ध लड़े, जो कि अमेरिका के साथ मिलकर। ठीक, ब्रिटेन से युद्ध लड़ते हैं और 10 अरब लिब्रे का और ज्यादा कर्जा हो जाते हैं, और 10 अरब कर्जा होने के पश्चात ये इनके ऊपर जो कर्जा दिए थे उसका ब्याज बहुत ज्यादा पड़ रहा था, तो उस ब्याज की अदायगी के लिए ये लोग ये टैक्स लगाने लगे। अब टैक्स का भार किस पे बढ़ेगा? जनता पे ही बढ़ेगा, यानी टैक्स का भार किस पे बढ़ेगा? जनता का बढ़ेगा। लेकिन इसके पीछे केवल लुई 16वें ही नहीं है, इनके पीछे लुई 15वें भी है और लुई 14वें भी है, क्योंकि लुई 14वें और लुई 16वें से घटना घट गई है। लेकिन अब ये तत्कालिक रूप से ये उस समय गद्दी पर बैठे कि जनता का आक्रोश कंट्रोल से बाहर था। ठीक, उसके पहले लुई 16वें का, लुई 15वें का शासन देखते हैं। ठीक, लुई 15वें का शासन, लुई 15वां 1715 में फ्रांस का सम्राट बना, और उसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। जब लुई 15वां जब गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। कितनी थी? 5 वर्ष। 5 वर्ष की इसकी आयु थी, 5 वर्ष की इसकी आयु थी, और इसकी आयु कितनी थी? 20 ईयर। इसने तो पहला काम किया, विवाह किया, लेकिन इसकी जो 5 वर्ष की आयु थी, तो ये 5 वर्ष में शासन थोड़ी कर पाएगा, इसका कोई ना कोई संरक्षक रहा होगा। ठीक, संरक्षक का मतलब होता है कि इनके पीछे कोई लोग खड़े रहे होंगे, जो इनको केवल गद्दी पर बैठाया गया होगा। 5 वर्ष का बच्चा थोड़ी शासन कर पाएगा, तो इनके पीछे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शासन को चला रहे थे। ठीक, तो जो 5 वर्ष का ये लुई 15वां जब गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, और ड्यूक ऑफ ऑरलियंस और प्यूरी बारी बारी से इसका संरक्षक बने, और 1743 में लुई 15वें ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और उसे लेकिन 1743 में लुई 15वें ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। तब 1743 में लुई 15वें ने, ठीक, 1774 में ये बैठे थे, लुई 16वें हैं ये, और ये कब बैठे गद्दी पर? लुई 15वें। तो लुई 15वें 1715 में गद्दी पर बैठे, 1715 में ये गद्दी पर बैठे, 1715 में गद्दी पर बैठे, और जब इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, और 1743 में ये संपूर्ण शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इनको शासन सत्ता में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि ये लोग ज्यादातर अपना जो समय बिताते थे वो शिकार खेलने चले जाते थे, तो कहीं मदिरा पी के पड़े रहते थे, तो इनका ज्यादातर समय जो टाइम पीरियड था वो ऐसे ही बीता। ठीक,
शिकार खेलने में और मदिरा पीने में भोग विलासी थे ये। ठीक, तो इसलिए जनता बहुत ज्यादा, जनता कितना परेशान है क्या है इनको कोई खबर नहीं था, यानी जनता से इन्हें ज्यादा कोई मतलब नहीं था। जनता परेशान है क्या हो रहा है हमारे राज्य में, इससे कोई मतलब नहीं था। तो ये भी एक कारण बना 1774 का, 1789 का। ठीक, 14 जुलाई 1789 का एक कारण ये भी क्योंकि ये बहुत पहले की घटना है। उसके पहले भी एक और शासक बने थे जिसका नाम था लुई 14वें। लुई 14वें एक निरंकुश शासक था। लुई 14वां एक निरंकुश शासक था जिसने लुई 14वें ने निरंकुश शासन सन 1789 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि लुई 14वां गद्दी पर बैठा है, क्योंकि इसी के टाइम से फिर धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी। ठीक, लुई 14वें के और जाके घटना कब घटी, लुई 16वें के यहाँ लगभग 2 शासक के बाद लुई 14वें ने गद्दी पर बैठा। और ये गद्दी पर कब बैठा था, 1643 में, 1643 में ये गद्दी पर बैठा था। 1643 में ये गद्दी पर बैठा और 1643 से ही जनता के मन में अब ये जनता अब उभरने लगी कि अब ये जो विशेषाधिकार वाली बात है, जो भी ये सारी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाना चाहिए। लेकिन जो कि एक नई व्यवस्था लाने में, पूरी की पूरी क्रांति लाने में, पूरा महाद्वीप में क्रांति लाने की बहुत ज्यादा समय लगता है। जिस प्रकार से भारत में अंग्रेजों को भगाने में लगभग 1857 की क्रांति हुई थी और जाके 1947 में हम लोगों को आजादी मिली, लगभग पूरे 90 साल लगे। उसके पहले भी एक घटना घटित हुई थी अंग्रेजों को भगाने में, प्लासी का युद्ध हुआ था, जहां पर अंग्रेजों ने सबसे जो पूरे भारत में हावी हो चुके थे। तो प्लासी के युद्ध से ही योजना बन रही थी कि अंग्रेजों को भगाया जाए। प्लासी का युद्ध भी इसीलिए हुआ था कि अंग्रेजों को मारो और खत्म करो, लेकिन वहां भी फेल हुआ। 1857 भी फेल हुआ, तब जाके 1947 में फाइनली हम लोगों को आजादी मिली। ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी जब 1643 में ही गद्दी पर बैठा कौन, लुई 14वां, और इसी के गद्दी पर बैठने के बाद में फिर धीरे धीरे जनता के मन में आक्रोश भरने लगा। और 1743 में जब लुई 15वां गद्दी पर बैठा 1743 में, तो ये भी कोई ध्यान नहीं देता था अपनी जनता पे, तो जनता को फिर और ज्यादा आक्रोश बढ़ा। और फिर जब फाइनली लुई 16वें बैठता है 1774 में, और फिर ये कई सारी ऐसी तत्कालीन घटना इसके सामने घटित होती है कि जनता अब बेकाबू हो गई और जनता ने अब फाइनली अब ये डिसाइड कर लिया कि अब ये शासन व्यवस्था का अंत करना ही करना है। ठीक, तो लुई 16वें ने 1643 से 1661 तक उसका शासनकाल कार्डिन मजरीन के हाथों में रहा और 1661 में उन्होंने समस्त शासन अपने हाथ में ले लिया और फ्रांस में एक निरंकुश शासन की स्थापना की। वह सदैव दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, उसकी इच्छा अनुसार शासन चलाता था और उसका कथन था कि मैं ही शासन हूँ, यानी मैं ही शासन हूँ। ये किसका कथन था, तो लुई 14वें का, मैं ही शासन हूँ। इन्होंने अपनी 1643 में गद्दी पर बैठा, लेकिन ये भी इसकी आयु कम थी, तो इन्होंने शासन सत्ता को अपने हाथ में कब लिया था, 1661 में। और इनका प्रमुख कथन था कि मैं ही शासन हूँ। ठीक, लुई 16वें का। तो ये थे राजनीतिक कारण। ठीक, लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां थे राजनीतिक कारण। ओके, पढ़िएगा, समझ में आएगा। हार मत मानिए कि समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में। पूरा देखिए, शुरू से देखिए, जब क्लास खत्म हो जाए, पहला चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर कंपेयर करना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी पढ़िए, कोई एक वीडियो में इतिहास कभी खत्म नहीं होता है। ये एक वीडियो में संपूर्ण इतिहास मात्र 30 मिनट में, ऐसा कभी नहीं होगा। इतिहास बहुत बड़ा है। तो जो कि फ्रांस की क्रांति, जहां पर पूरी दुनिया में सबसे पहले शुरुआत हुई क्रांति, उसको एक वीडियो में और 30 मिनट में कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके लिए टाइम लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक, तो ये थे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक, तो 3 कारण आज हम लोगों ने
पढ़ा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो इसको नोट करिए और नोट करने के बाद में इसको बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। जितना हम यहाँ लिखते हैं इतना ही नोट कर लीजिए और जितना बोलते हैं उतना सुन लीजिए, कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक। तो अब जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे धार्मिक कारण, दार्शनिक कारण और तत्कालिक कारण। ठीक। तो अगला 3 कारण हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको समझिए, एक आध बार बुक से भी पढ़िए इसको, और फिर वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और इसको समझिए पूरा। ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।